नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी गाथा में उतरने वाले हैं जो रक्त, प्रतिशोध और बेहतरीन सैन्य रणनीति से भरी है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ साम्राज्य की। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक बेहद नाजुक स्थिति वाले राज्य के एक अजेय साम्राज्य में बदलने की अद्भुत और रूंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस थ्रिलर जैसे इतिहास के पन्ने पलटते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम राणा मोकल के संक्षिप्त शासन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद युवा कुंभा के नाटकीय उदय और मेवाड़ मारवाड़ के बीच के भयानक सत्ता संघर्ष को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कुंभा के अजेय सैन्य अभियान और अंत में उनकी उन महान उपाधियों और विरासत की बात करेंगे जिन्होंने इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। तो शुरुआत करते हैं राणा मोकल के शासनकाल से। ये वो दौर था जो एक तरफ राजनीतिक उथल-पुथल से भरा था, तो दूसरी तरफ इसमें फन्ना, पन्ना और मनन्ना जैसे शानदार वास्तुकारों के सहयोग से समिधेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण जैसे अहम सांस्कृतिक काम भी हुए। घटनाओं की रफ्तार समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखिए। 1421 में राणा मोकल गद्दी पर बैठे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1433 के झीलवाड़ा अभियान के दौरान सब पलट गया। इसके ठीक बाद 1437 का मशहूर सारंगपुर का युद्ध और 1456 में चांपानेर की अभूतपूर्व संधि हुई। इतिहास के ये कुछ दशक वाकई बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ते हैं। चलिए 1433 की उस भयानक घटना पर चलते हैं। राणा मोकल अपनी सेना के साथ गुजरात अभियान पर थे। झीलवाड़ा में एक विशाल पेड़ के नीचे शाही सेना का डेरा डला था। माहौल शांत था, लेकिन तभी राणा क्षेत्र सिंह की दासी के दो पुत्रों चाचा और मेरा ने महपा पमवार के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने घात लगाकर शिविर के भीतर ही राणा मोकल की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा यह है कि मोकल के युवा पुत्र कुंभा भी उसी वक्त वहां मौजूद थे और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। और बस यहीं से कहानी में मुख्य नायक की एंट्री होती है। युवा उत्तराधिकारी महाराणा कुंभा का उदय। पिता की हत्या के बाद युवा कुंभा के सामने अपने और अपने राज्य के अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा था। झीलवाड़ा के उस खूनी मंजर से बचकर कुंभा सीधे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचे। उनकी दादी हंसाबाई को यह डर सताने लगा कि कहीं मेवाड़ के इस इकलौते वारिस की भी हत्या न कर दी जाए, तो उन्होंने तुरंत मारवाड़ से अपने भाई राव रणमल को मदद के लिए बुला लिया। राव रणमल आए और उन्होंने एक सख्त रक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने तुरंत चाचा और मेरा को मौत के घाट उतार दिया, जबकि महपा पवार भागकर मांडू चला गया। 1433 में कुंभा का राज्याभिषेक तो सुरक्षित हो गया, लेकिन एक रक्षक के मन में महत्वाकांक्षा के बीच पनपते देर नहीं लगती। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के एक बहुत ही रोमांचक, बिल्कुल एक राजनीतिक थ्रिलर जैसे मोड़ पर। मेवाड़ और मारवाड़ का गठबंधन जो कुंभा की ढाल बनने के लिए बना था, अब भीतर ही भीतर खोखला होकर एक भयानक सत्ता संघर्ष में बदल रहा था। यहां सोचने वाली बात यह है कि एक रक्षक आखिर राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है। दरअसल राव रणमल मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन बैठे थे। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेवाड़ के ऊंचे पदों से वफादार सिसोदिया सरदारों को हटाया और वहां मारवाड़ के अपने राठौर सरदारों को बैठा दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने मेवाड़ के बेहद निष्ठावान सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। जाहिर है इस ज्यादती का पलटवार तो होना ही था। राघव देव की हत्या ने मेवाड़ के सरदारों को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने तुरंत मांडू से चुंडा सिसोदिया को वापस बुलाया। वही चुंडा सिसोदिया जिन्हें उनके महान त्याग के लिए मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता था। चुंडा ने आते ही महाराणा कुंभा के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने खुद राव रणमल की एक दासी भारामुली को अपने साथ मिला लिया और 1436 में उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर राव रणमल की हत्या कर दी गई। रणमल की हत्या वाली उस रात चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मारवाड़ के राठौड़ सरदारों ने एक बहुत ही नाटकीय चेतावनी दी थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। ये सुनकर रणमल के पुत्र राव जोधा वहां से अपनी जान बचाकर सीधे मारवाड़ के काहुनी गांव में जाकर छिप गए और पीछे पीछे मेवाड़ की सेना ने चुंडा सिसोदिया के नेतृत्व में मारवाड़ की राजधानी मंडौर पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद लगभग 15 सालों तक मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जबरदस्त खूनी संघर्ष चला। आखिरकार राजमाता हंसाबाई ने बीच बचाव किया और आवल बावल की संधि करवाई। ये कोई आम शांति समझौता नहीं था, इसकी शर्तें बहुत ही दिलचस्प थीं। दोनों राज्यों के बॉर्डर पेड़ों से तय किए गए। जी हां, पेड़ों से। जहां तक आंवला के पेड़ थे वो मेवाड़ की सीमा और जहां से बबूल के पेड़ शुरू होते वो मारवाड़ की सीमा।
और इस शांति को एकदम पक्का करने के लिए राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवा दिया गया। तो घर की आंतरिक कलह शांत होने के बाद अब महाराणा कुंभा पूरी तरह आजाद थे और अब बारी थी मेवाड़ को एक विशाल साम्राज्य में बदलने की। चलिए देखते हैं उनके अजय सैन्य अभियानों को। कुंभा की जीतों का स्केल सच में हैरान करने वाला है। जब आबू और सिरोही के शासक शेषमल ने मेवाड़ के गांव पर कब्जा किया तो कुंभा ने उन्हें खदेड़कर वहां अचलगढ़ दुर्ग बना डाला। एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक किस्सा यह भी है कि जब मालवा की सेना ने अचलगढ़ पर हमला किया था तो भंवर माता के स्थान पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मेवाड़ की सेना का साथ दिया था। नागौर में शम्स खान और गुजरात के कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना को धूल चटाई और सबसे बड़ी विजय रही मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ लड़ा गया सारंगपुर का युद्ध। ये 6 का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। सारंगपुर के युद्ध में जीतने के बाद महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया। उसे पूरे 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कैद रखा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 6 महीने बाद कुंभा ने उसे रिहा कर दिया। ये सिर्फ एक दया नहीं थी, बल्कि दुश्मन को अपनी सर्वोच्च शक्ति का एहसास कराने का एक बहुत ही कड़ा तरीका था। कुंभा का खौफ इस कदर हावी था कि उनके 2 सबसे बड़े दुश्मन गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी एक साथ आ गए। 1456 में उन्होंने चांपानेर की संधि की। यह दरअसल एक बेहद हताश समझौता था जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह महाराणा कुंभा को हराना। दोनों ने मिलकर मेवाड़ पर हमला बोल दिया, लेकिन नतीजा, महाराणा कुंभा ने इस विशाल संयुक्त सेना को भी बुरी तरह कुचल दिया। इसी शानदार जीत के जश्न में उन्होंने बदनौर का दुर्ग और वहां कुशाल माता का मंदिर बनवाया। लेकिन रुकिए, महाराणा कुंभा की कहानी सिर्फ युद्ध और खून खराबे तक सीमित नहीं है। आइए आखिरी भाग की ओर चलते हैं और उनकी विरासत पर नजर डालते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और भव्य विजय स्तंभ पर लिखी उनकी उपाधियां उनके व्यक्तित्व के एक बिल्कुल अलग ही पहलू को सामने लाती हैं। ये जानकर सचमुच आश्चर्य होता है कि युद्ध के मैदान का सबसे खूंखार योद्धा कला और संस्कृति का भी उतना ही बड़ा पारखी था। एक असाधारण संगीत प्रेमी होने के नाते उन्हें अभिनव भारताचार्य कहा गया। अपने समय के सबसे महान शासक के रूप में वो हिंदू सुल्तान कहलाए। ढेरों पहाड़ी किलों पर राज करने के कारण उन्हें हाल गुरु और साहित्यकारों को बेहतरीन संरक्षण देने के कारण राणो रासो कहा गया। और उनकी कुल उपाधियां कितनी थीं? ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो 1-2 नहीं, पूरे 108। छापामार युद्ध में माहिर होने के कारण उन्हें छापगुरु भी कहा जाता था। महाराजाधिराज, राजगुरु, दानगुरु, ये फहरिस्त बहुत लंबी है जो ये साबित करती है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुमुखी और जीनियस था। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, यदि किसी शासक की शक्ति उसके द्वारा पराजित शत्रुओं से मापी जाती है, लेकिन उसकी असल विरासत उसके द्वारा छोड़ी गई कला से, तो इतिहास महाराणा कुंभा को कैसे याद रखेगा? रक्त और तलवारों से साम्राज्य का विस्तार करने वाले एक खूंखार योद्धा के रूप में, या विजयस्तंभ और अभेद्य किलों का निर्माण करने वाले एक महान कला प्रेमी के रूप में? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय इतिहास की गहराइयों को और अधिक जानने की जिज्ञासा जगाता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इतिहास के कुछ और अनसुलझे और रोमांचक पन्नों के साथ।